हेलो एवरीवन, वेलकम बैक मेरे ये यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है मैथ्स माइंड मंत्रा। तो लास्ट मैंने आप सभी को ये बताया था कि कैसे हम लोग पेपर वन में मैथमेटिक्स के सिलेबस को कवर करेंगे। तो आज मैं आया हूँ और एक वीडियो लेके जिसमें मैं आपको ये बताऊंगा कि कैसे आप पेपर टू के कंटेंट एंड सिलेबस को कवर करेंगे मैथमेटिक्स के, जिसमें आपको कुछ कुछ कंटेंट्स है, कुछ सिलेबस है जो मैं आज आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा, आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसके कंटेंट के बारे में कि इसमें स्ट्रक्चर में क्या क्या आ जाएंगे और इसके सिलेबस में क्या क्या आ जाएंगे, स्पेशली मैथ्स के लिए। तो आज का जो टॉपिक है वो है पेपर टू फॉर क्लासेस 6 to 8 एलिमेंट्री स्टेज। तो सबसे पहले मैं ये आपको बताना चाहूंगा कि आज जो है ये पेपर टू है। पेपर टू में जो एलिमेंट्री स्टेज है उसमें टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं मैथमेटिक्स में, जिसमें सॉल्विंग टाइप एंड पैडागोजी ये दोनों मिला के आपको टोटल 30 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे। अब जो पहला पॉइंट है, जो कंटेंट में पहला पॉइंट है, वो है आपका सॉल्विंग टाइप क्वेश्चंस, जिसमें टोटल 20 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। सो 20 मार्क्स क्वेश्चंस में आपको क्या क्या मिल जाएंगे। सबसे पहला टॉपिक जो आपको मिलेगा वो है नंबर सिस्टम, यानी संख्या प्रणाली। नंबर सिस्टम के अंदर में आपको जो स्टडी करना है, जो आपको यहाँ पे सीखना है, वो है नोइंग आवर नंबर्स, यानी अपनी संख्याओं को जानना। कैसे हम अपनी संख्याओं को जानेंगे, कैसे आपको ये पता चलेगा कि कौन सा नंबर कैसा है, कौन सा होल नंबर है, कौन सा नेचुरल नंबर है। ठीक है, इसके बारे में आपको यहाँ पे अच्छे से स्टडी करना होगा ताकि आप नोइंग आर नंबर्स के जो क्वेश्चन है उसको आप टैकल कर सकें। नंबर सिस्टम ऑलरेडी एक बहुत सिंपल सा चैप्टर है। जस्ट आपको कुछ कुछ लॉजिक है जो आपको याद रखना होगा, अदरवाइज सिंपल कैलकुलेशन से भी आप नंबर सिस्टम को सॉल्व कर सकते हैं। सेकेंड आपको मिल जाएगा प्लेइंग विथ नंबर्स, संख्याओं के साथ खेलना। प्लेइंग विथ नंबर्स में कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपको करना होगा। वो प्रॉपर्टी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, पहले सिलेबस को देख लेते हैं। उसके बाद है होल नंबर्स। होल नंबर्स यानी पूर्ण संख्याएं। तो होल नंबर यानी आपको ये पता ही होगा कि ये जीरो से शुरू होता है और इसका कोई अंत नहीं होता। तो फर्स्ट होल नंबर इज जीरो। अब होल नंबर में कुछ कुछ प्रॉपर्टी है, कुछ लॉज है। ठीक है, जस्ट मैं थोड़ा सा इसके बारे में इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि होल नंबर जीरो इन्वेंट होने के बाद ये होल नंबर का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि जीरो से ये शुरू होता है। हम लोग देखेंगे नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स, जिसे हम कहते हैं ऋणात्मक संख्याएं और पूर्णांक। नेगेटिव नंबर्स यानी ऐसा नंबर जिसके आगे में माइनस रहता है, जैसे -4, -5, -2/5, ऐसे भी जो नंबर है वो नेगेटिव नंबर्स होते हैं। नेगेटिव नंबर्स का भी अपना अलग प्रॉपर्टी है। आप अगर नेगेटिव नंबर्स की तरफ बढ़िएगा तो आप जितना आगे जाएंगे उतना नंबर छोटा होता रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल -5 और -10 अगर हम लेते हैं तो -10 जो है वो छोटा नंबर है, -5 वो -10 से बड़ा नंबर है। ओके, तो नेगेटिव में जितना आप बिगर की तरफ बढ़िएगा, जितना आप बिगर नंबर के अगर आगे माइनस लगाइएगा तो वो नंबर उतना छोटा हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे फ्रैक्शंस के बारे में। फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो फ्रैक्शंस जो है आपको जो भी नंबर हम लोग a/b के फॉर्म में लिखते हैं उन्हें हम फ्रैक्शंस कहते हैं। a/b यानी एक न्यूमरेटर होता है और एक डिनोमिनेटर होता है। ठीक है, तो इसे हम फ्रैक्शंस कहेंगे। इसके बाद आपको देखना है अलजेब्रा, जिसे हम कहते हैं बीजगणित। अलजेब्रा के अंदर आप ये सीखिएगा अबाउट इंट्रोडक्शन टू अलजेब्रा, बीजगणित का परिचय। बीजगणित क्या होते हैं, उसका कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में इसका यूज किया है। ठीक है, अलग अलग इसका प्रॉपर्टीज है जो हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है रेशियो एंड प्रपोर्शन, अनुपात और समानुपात। रेशियो एंड प्रपोर्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पार्ट है। आप स्टैंडर्ड 8, 9, 10 में रेशियो एंड प्रपोर्शन चैप्टर किए होंगे। रेशियो एंड प्रपोर्शन का अलग अलग प्रॉपर्टी भी होता है जो हम लोग आगे एक्सप्लेन करेंगे, हम लोग आगे देखेंगे इसके बारे में। नेक्स्ट
ज्योमेट्री, ज्योमेट्री यानी ज्यामिति, बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज जिसमें हम देखेंगे 2D के बारे में, यानी बुनियादी ज्यामितीय विचार। तो इसमें बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्री के बारे में, ठीक है, ज्योमेट्री के बारे में जैसे एंगल भी हो सकता है, ट्रायंगल भी हो सकता है, या फिर कोई पॉलीगॉन भी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट शेप्स का भी हम लोग यूज करते हैं ज्योमेट्री में। तो ज्योमेट्री को हम लोग ऐसे समझ सकते हैं। स्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स 2D एंड 3D, इसे हम कहेंगे प्राथमिक आकृतियों को समझना जो 2D और 3D होते हैं। 2D यानी जैसे हम एक हम वर्ग को ले लिए, ओके, रेक्टेंगल ले लिए, स्क्वायर ले लिए, तो ऐसे जो डायग्राम होते हैं, ऐसे जो शेप्स होते हैं, उसे हम कहते हैं 2D। 2D में दो चीज होता है, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जब भी हम यूज करते हैं तो उसे हम कहते हैं 2D। और जब हम 3 एक्सिस यूज करते हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, तो उसे हम कहेंगे 3D। 3D ऑब्जेक्ट आप अपने आसपास देख सकते हैं, जो भी आपके सामने जितना भी तरह का ऑब्जेक्ट आपको दिख रहा है वो एक 3D ऑब्जेक्ट है। लेकिन अगर आप अपने सामने के वॉल को देखेंगे तो वो वॉल एक प्लेन है, ओके, जिसमें आपका एक लेंथ है और एक ब्रेथ है। तो वो वॉल का जो सरफेस है, ठीक है, वो दीवार का जो सरफेस है वो 2D है। तो 2D और 3D के बारे में आप अलग अलग एग्जाम्पल सोच के उसको समझ सकते हैं। इसके बाद है सिमेट्री रिफ्लेक्शन। सिमेट्री यानी समरूपता एंड प्रतिबिंब, ठीक है। सिमेट्री मैंने सोचिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट हम लेते हैं, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट को अगर आप एक मिरर के सामने ले जाएंगे, जैसे मेरे सामने एक पेन है, तो ये पेन को अगर मैं एक मिरर के सामने ले जाता हूँ तो ये पेन का इमेज आपका मिरर के इधर फॉर्म करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, एक लाइन मिला, ये एक लाइन हो गया, ये लाइन के उधर आपको सेम ऑब्जेक्ट दिख रहा है और सेम साइज का है, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे कि ये एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है। ये पेन, इस पेन का एक सिमेट्रिकल ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। रिफ्लेक्शन भी आप कह सकते हैं कि हम लोग अपने जो मिरर है, जो आईना है, उसमें हम अपना रिफ्लेक्शन देख सकते हैं, तो इसको हम रिफ्लेक्शन भी कहेंगे। अब ये रिफ्लेक्शन को हम लोग यूज कर सकते हैं कोई भी डायग्राम में। जैसे आप एक रेक्टेंगल ले लीजिए, रेक्टेंगल का रिफ्लेक्शन लाइंस होते हैं जिसको हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री कहेंगे। तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री दो होता है, किसी में 3 होता है, किसी में 1 होता है, किसी में होता भी नहीं है। तो ये डिफरेंट क्वेश्चंस है जो आप फ्यूचर में यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद है आपका कंस्ट्रक्शन यूजिंग स्ट्रेट एज स्केल प्रोटेक्टर कंपासेस, यानी निर्माण करना सीधी धार वाले स्केल से, चांदा से प्रकार का उपयोग करते हुए हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्शन यानी कोई भी डायग्राम को ड्रॉ करना, कोई भी शेप को ड्रॉ करना, उसको हम कहेंगे कंस्ट्रक्शन। देन मेंसुरेशन, मेंसुरेशन यानी मापन। तो मेंसुरेशन में आप देखेंगे कि कोई भी चीज़ का एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। एरिया मतलब आपको वर्ग निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है, आयत निकालना है, परिमाप निकालना है। तो ये सब हम लोग मेंसुरेशन में देखते हैं। तो मेंसुरेशन कोई भी ऑब्जेक्ट का हम लोग निकाल सकते हैं, चाहे वो रेक्टेंगल हो, स्क्वायर हो, या डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स पे इसमें आ सकते हैं। देन वी विल सी डेटा हैंडलिंग, ठीक है। डेटा हैंडलिंग एक बहुत अच्छा चीज़ है, ये आप ऑलरेडी किए हैं। डेटा हैंडलिंग जो है ये एक पार्ट है स्टैटिस्टिक्स का। डेटा हैंडलिंग के अंदर हम लोग ग्राफ को भी देखते हैं और फ्रीक्वेंसी भी देखते हैं, और हम लोग एक टेबल भी बनाते हैं। तो उस टेबल में जब आप डेटा को एंट्री कीजिएगा, जब आप डेटा को रखिएगा, तो वहाँ पे आपको कुछ फ्रीक्वेंसीज मिलेंगे। तो वो फ्रीक्वेंसीज का यूज़ करके हम लोग को फाइंड करना पड़ता है सोल्यूशन, ओके। तो ये एक टाइप का आपका क्वेश्चंस बन सकता है। या फिर डेटा हैंडलिंग में और भी डिफरेंट चीज़ है, जो है पाई चार्ट है, ठीक है, बार ग्राफ है, लाइन ग्राफ है, ये सब भी डेटा हैंडलिंग के अंदर में आता है। अब इसके बाद जो हम देखने वाले हैं वो है पैडागॉजिकल इश्यूज, ठीक है। तो टोटल आपको 10 मार्क्स के क्वेश्चन मिलेंगे जो पैडागॉजी में होगा। सबसे पहला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग यानी गणित की प्रकृति। आपको ये सोचना होगा कि मैथमेटिक्स के बारे में क्या सोच रहे हैं। वो जब मैथमेटिक्स के बुक देखते हैं या फिर कॉपी देखते हैं, तो उनके दिमाग में ये क्या आ रहा है कि वो इसको अप्लाई कर सके, वो अपना लॉजिकल थिंकिंग को अप्लाई कर सके। तो इसके बारे में
इसे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट, प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में गणित का स्थान। तो मैथ्स कितना इंपॉर्टेंट होता है करिकुलम में, उसके बारे में एक तार्किक सोच, आपको ये सोचना है कि मैथमेटिक्स कैसे यूज हो सकता है करिकुलम में। देखिए, मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो ना कि सिर्फ मैथ्स में यूज होता है, ये साइंस कहिए, सोशल साइंस कहिए, इकोनॉमिक्स कहिए, कॉमर्स कहिए, हर एक मूवमेंट में, यहाँ तक कि अगर जो क्लॉक है वो क्लॉक भी मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन के ऊपर में बेस्ड है। तो मैथमेटिक्स से बहुत इंपॉर्टेंट है करिकुलम के, इसलिए इसका एक अलग स्थान होता है अपने करिकुलम में। नेक्स्ट, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की भाषा। देखिए, लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स अगर हम कहेंगे तो ये एक ऐसी भाषा है जो अपने आप में अलग है। सिर्फ इंग्लिश, हिंदी या फिर जो रीजनल लैंग्वेज है वही सिर्फ भाषा नहीं है, भाषा अलग अलग होती है, हर सब्जेक्ट का अपना भाषा होता है। तो उसी को समझना है और उसके अकॉर्डिंग हम लोग को यहाँ पे गणित की भाषा को भी समझना है। तो गणित एक ऐसा लैंग्वेज है जो बहुत ही अच्छा है, अगर आप इसे अच्छे से समझ जाए तो मैथमेटिक्स बहुत इजी हो जाता है बच्चों के लिए। तो बच्चों को ये मैथमेटिकल लैंग्वेज समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, जिसको हम कहेंगे सामुदायिक गणित। सामुदायिक गणित मतलब मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन क्या होगा, मैथमेटिक्स हम लोग के जो सामुदायिक मतलब कम्युनिटी में कैसे अप्लाई हो सकता है, इसे आप कैसे यूज कर सकते हैं, उसके बारे में यहाँ पे आप देखेंगे। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन यानी मूल्यांकन। तो मूल्यांकन मतलब मैथमेटिक्स कोई चीज को कैसे इवैल्यूएट करता है, मैथमेटिक्स कोई चीज को कैसे समझता है, ये एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो मैथमेटिकली हम लोग करते हैं। आपको बच्चों के तरफ से सोचना पड़ेगा, बच्चे जैसे सोचते हैं वैसा सोच के आपको ये आंसर करना पड़ेगा कि ये इवैल्यूएशन कैसे होगा। नेक्स्ट है रेमेडियल टीचिंग, उपचारात्मक शिक्षण। तो रेमेडियल टीचिंग मतलब अगर कुछ स्टूडेंट मैथ्स में कमजोर हैं तो उन्हें आप कैसे इनकरेज कीजिएगा कि वो मैथ्स में अच्छा करे या फिर मैथ्स में इंटरेस्ट ले। देखिए, हर एक टॉपिक मैथ्स में हार्ड नहीं होता है, बहुत टॉपिक ऐसा है जो बहुत इजी है। ओके, सो बस आज इतना ही, फिर मैं जल्द से जल्द आपके लिए और एक वीडियो लाऊंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप उसे कमेंट करें, ताकि मैं जल्द से जल्द आपके कमेंट के ऊपर विचार करूं और आपके लिए नया वीडियो लाऊं। ओके, थैंक यू, नमस्ते।